मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताया था अभी तक? 3 मटेरियल बताए थे, कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये मान लो वो मटेरियल है कौन सा? डायामैग्नेटिक। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तो जो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो उनका शुरुआत में जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब तक हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ रहा था कि हर एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपनी ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यानी चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ना हो कि इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो अगर करंट ऐसे है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू में एरिया, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू में एरिया वेक्टर। तो हर एक एटम का होता है, हर एक एटम का, लेकिन एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, मान लो ये कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स होते हैं, हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इवन नंबर में होता है, ऐसे समझ सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ क्रिएट कर रहा है ऐसे घूमकर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से उसके वजह से जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ क्रिएट होगा। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। किस में? डायामैग्नेटिक में। डायामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 ऐसे घूम रहे हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ है, 5 ऐसे घूम रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? जीरो। लेकिन जब डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पहले तो जीरो था, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने पर मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, वो डिटेल में पहले बताया था, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। किसमें? डायमैग्नेटिक में। तो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं हर एक एटम के। हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे या अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो एक टर्म डिफाइन की गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मटेरियल अपने आप मैग्नेटाइज हो गया। पहले नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था? जीरो। हर एक एटम का जीरो था, हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था क्योंकि पेयर में थे, और हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था, तो ओवरऑल भी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना था? जीरो। लेकिन अब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या मैग्नेटाइजेशन आ गया? मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इस डायरेक्शन में, यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या टर्म है? ये मैग्नेटाइज्ड हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया, मैग्नेटाइज हो गए। तो उसकी कितना मैग्नेटाइज हो गया, उसकी कितनी इंटेंसिटी है?
तो एक टर्म डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक के लिए क्या था, पैरामैग्नेटिक में हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं था, यहाँ पर हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, लेकिन पैरामैग्नेटिक में हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं था, पर वो कैसा था, रैंडमली अलाइन था, कोई कहीं ऐसे था। लेकिन जब हम इसका मैग्नेटाइजेशन देखते थे, यानी कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम चेक करें और उसमें देखें कि कितना मैग्नेटाइजेशन है, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता था, जीरो। कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता, जीरो। जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे इसको, तो ये सब अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते थे। तो ये सब के सब कुछ ऐसे होने की कोशिश करेंगे, 100% ऐसा अलाइनमेंट नहीं होगा, पर जो पहले मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था, अब अगर हम वॉल्यूम लें तो अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर पहले नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसका इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है। ये दाया था, ये पैरा था, इसका अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन हो गया, इसकी डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन हो गया। इस मैग्नेटाइजेशन के वजह से इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आए हैं छोटे छोटे से, ये मैग्नेटिक मूवमेंट अपना भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसके वजह से अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा बाहर के मैग्नेटिक। यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे अपने, तो जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर के कंपेयर में कम होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना ये, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो डिफाइन किया जाएगा टॉपिक जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई वेक्टर। एनसीईआरटी में इसको एम वेक्टर बोला है, पर हम इसको एम वेक्टर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को एम वेक्टर बोला है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को एम वेक्टर बोला है, इसलिए हम इसको आई वेक्टर बोल रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो आई वेक्टर बराबर होगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है अपॉन वॉल्यूम, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट कितनी है मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती थी, मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। इसकी होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये होता है वॉल्यूम मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर, तो आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर पूछे, मान लो अ बार मैग्नेट having pole strength
small m, having pole strength small m, and effective length between two poles is 2L. ठीक है, and area of cross section is A. Find intensity of magnetization. Find intensity of magnetization. I vector. Find intensity of magnetization. कैसे होगा बताओ? पहले तो बार मैग्नेट है, ठीक है, और मान लो कुछ ऐसे, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? हाँ ऐसे ही बनेगा, है ना। इसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इन दोनों के बीच की इफेक्टिव लेंथ दी हुई है यानी 2L, यही है। नॉर्थ पोल पे पोल स्ट्रेंथ होती है +m, इस पे होती है -m, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। मान लो ये बार मैग्नेट है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, ठीक है। तो आपका क्या निकालना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है बार मैग्नेट के लिए, याद करो, करंट कैरिंग लूप के लिए होता है I इंटू में, करंट कितना फ्लो कर रहा है और उसका एरिया अंडर द लूप, और बार मैग्नेट के लिए होता है मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ये वैसे ही है डाइपोल की तरह, डाइपोल में होता है -q + q, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता था, q इंटू 2L, तो यहाँ होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, है ना। ये है पोल स्ट्रेंथ दी हुई है इसमें स्मॉल m, और वॉल्यूम कितना होगा इसका, इसका इस बार मैग्नेट का एरिया इंटू में हाइट। अरे किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है, उसका बेस एरिया लो, बेस एरिया इंटू में कितनी हाइट है, ऐसे ये है, इसका बेस एरिया कितना है ये और ये कितनी लेंथ है इसकी, या हाइट 2L, तो हो जाएगा A इंटू में 2L, 2L से 2L कट गया तो आंसर आ गया m/, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर द बार मैग्नेट, ये हो जाएगा, ठीक है। लिख लो जल्दी से।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी बी वेक्टर, या मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। दिस मैग्नेटिक फील्ड depends on the medium. This magnetic field depends on the medium. For different medium, the value of B vector is different, है ना? For different medium, B vector is different. For example, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सोलिनॉइड का, एक सोलिनॉइड है, उसमें से मान लो करंट जा रहा I, और एयर कोर्ड सोलिनॉइड है, मतलब अंदर एयर है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड सोलिनॉइड, वो होगी म्यू नॉट। मान लो स्मॉल n है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, n I, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये होगा। और अगर हम इसी सोलिनॉइड में, सेम सोलिनॉइड है, इसी में अगर हम मटेरियल इंसर्ट करा दे, कोई मटेरियल इंसर्ट करा दे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होगा पहले तो इतना था मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोल देते हैं ऐसे बी नोड। बी नोड मतलब एयर, एयर मीडियम है तो एयर के लिए बी नोड, कोई मटेरियल है तो उसके लिए बी एम, ये सिंपल बी बोल देते हैं। क्या वो हो जाएगा म्यू एम इंटू एन आई। म्यू नोड क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर वैक्यूम है, ये किसमें है, वैक्यूम में, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड बी नोट, और ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मीडियम में जाएंगे, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू एम इंटू में आई। पहले कितना था अंदर मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोड एन आई, और अब क्या हो गया म्यू एम एन आई, है ना। और ये म्यू एम और म्यू नोड में क्या रिलेशन होता है, ये होता है म्यू एम बराबर म्यू नोड इंटू में म्यू आर। ये वैसे ही एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये है मीडियम का परमिएबिलिटी। कई बार इसको एप्सिलॉन म्यू भी बोल देते हैं, सिंपल, एम ना लगा के सिंपल। ठीक है, तो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और वो हो जाएगा म्यू एम टाइम्स, तो म्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर एन आई। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर अंदर मीडियम वैक्यूम है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, अगर अंदर मटेरियल कोई है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा।
है ना, और वो हमें पता भी है मैग्नेटिक फील्ड बदलता है अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आता है। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो वही फैक्टर बता रहा है ये कि थोड़ा सा बढ़ेगा या थोड़ा सा घटेगा, वो ये बता रहा है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है मीडियम के साथ। ठीक है, लिखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा ये आया था भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वोल्ट। पानी बोतल है। ठीक है, अब आता है एक और टर्म, मतलब लोगों ने डिफाइन करा एक और टर्म जिसको बोला गया, मतलब उसका नाम कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट का नाम करंट है, ऐसे इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, अलग अलग नाम से लिखते हैं। कभी लिख देते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कभी लिख देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और जो सबसे ज़्यादा सही है लिखना है इसको एच वेक्टर, मतलब नाम भी इसका क्या, एच वेक्टर। एच वेक्टर ज़्यादा सही है क्योंकि कोई इसका स्टैंडर्ड नाम नहीं है, बस अलग अलग नाम से लिख देते हैं। ये क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्चुअल में एच वेक्टर। तो ये एच वेक्टर ऐसा डिफाइन किया गया था, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर ये डिफाइन किया गया लोगों के द्वारा कि ऐसा डिफाइन करेंगे हम एच वेक्टर को क्यों मीडियम पर डिपेंड ना करे। ठीक है, एच वेक्टर इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट इट शुड नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो इस तरह से डिफाइन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है,
बस इसको ऐसे डिफाइन किया, एच वेक्टर इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट इट डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तो एच वेक्टर डिफाइन हुआ, एच वेक्टर बराबर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जगह एच वेक्टर बी वेक्टर अपॉन म्यू, बी वेक्टर अपॉन म्यू। अगर एयर है तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, अगर मीडियम है तो बी एम अपॉन म्यू एम। ठीक है, तो दिस इज हाउ एच वेक्टर इज डिफाइंड। अगेन फिर से क्वेश्चन, क्या ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। चेक करते हैं, वही सोलिनॉइड लिया, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो एच वेक्टर कितना हो जाएगा? बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। अरे अगर मीडियम है तो बी एम अपॉन म्यू एम, मीडियम का परमेबिलिटी लिखेंगे, और अगर एयर का बी नॉट है तो एयर की परमेबिलिटी लिखेंगे, वैक्यूम का बी नॉट वैक्यूम की परमेबिलिटी, तो ये वैक्यूम है तो वैक्यूम का बी नॉट होगा अपॉन म्यू नॉट होगा वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो बी नॉट कितना है? म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट, तो यहाँ से एच कितना आ गया? एन आई। और इसमें कितना आ जाएगा बताओ एच मीडियम वाले में? बी एम है म्यू एम इंटू एन आई, तो एच आ जाएगा बी एम अपॉन म्यू एम, तो म्यू एम एन आई अपॉन म्यू एम, तो यहाँ से आ जाएगा एन आई। ठीक है, तो दिस इज हाउ एच वेक्टर इज डिफाइंड सो दैट इट डज नॉट चेंज विद मीडियम। अगर मीडियम है तो भी वही है और मीडियम नहीं है तो भी वही है, दोनों जगह वैल्यू सेम है। ठीक है, दिस इज हाउ एच वेक्टर इज डिफाइंड। इस तरह से एच वेक्टर को डिफाइन किया गया। तो यहाँ से एक और चीज लिख देते हैं, एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीडियम है मीडियम नहीं है, दोनों ही केस में एच वेक्टर सेम है। ठीक है, लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन देखो ये मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, शुरुआत में इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? जीरो। पैरामैग्नेटिक नहीं था, जीरो नहीं था ना, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट था हर एक एटम का, पर वो रैंडमली अलाइन होने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? रैंडमली अलाइन थे वो, मतलब कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में, ड्यू टू टेम्परेचर, है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था।
जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सब के सब अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। 100% अलाइनमेंट नहीं होगी, कुछ ना कुछ रैंडमनेस तो तब भी रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन अब पूछे अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी है ना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है कुछ, और उस नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और एक ये भी बात हम समझ रहे हैं कि अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है तो उसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके वजह से बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अपना खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस। इंड्यूस क्यों? क्योंकि पहले तो ये सारे के सारे रैंडमली अलाइन थे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस। पहले नहीं था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से आया ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको इसलिए इसको बोला गया इंड्यूस। इंड्यूस मतलब जब कोई करवाता है ना, मतलब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ने इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा दिया। वो कैसे जनरेट हुआ कि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में लाइन होने लग गए, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं रहा और उसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और जो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो दैट इज रिलेशन बिटवीन बी इंड्यूस एंड intensity of magnetization. This is the topic. तो बी इंड्यूस क्या है? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वो छोटा सा रिलेशन है, कोई वो बड़ा बात नहीं। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ऐसा है, ये मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इसके अंदर क्या आ गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहा, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अब इसमें कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से आया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वेक्टर, जिसकी वजह से इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हुआ। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हुआ वो हुआ म्यू नॉट टाइम्स आई वेक्टर। म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई वेक्टर। जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा, और जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा उतना ज्यादा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये आई वेक्टर क्या है? ये आई वेक्टर क्या है? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो पहले ही बता चुका। ये रहे छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट, ये है छोटे छोटे से मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हम कोई छोटा सा वॉल्यूम ले और उसमें देखें कि ये छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट का रिजल्टेंट कितना है, इन सब का रिजल्टेंट कितना है, दैट रिजल्टेंट इज कैपिटल एम वेक्टर, और डिवाइड बाय जो वॉल्यूम हमने
लिया है वो वॉल्यूम। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ये मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा कब होंगे? जब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होंगे। ये छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होंगे, एक ही डायरेक्शन में लाइन करेंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। दिस इज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, म्यू नॉट आई। ये किसके लिए था? पैरा के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, अब ये क्या है? डायमैग्नेटिक के लिए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक में तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, या छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट हर एक इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है, और ये इसमें आता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसमें बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ये है और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लिख ले। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इंड्यूस तो ये रहेगा म्यू नॉट है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर टोटल पूछे, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो वो होगा बाहर का प्लस अंदर का। बाहर का तो है ही, मटेरियल नहीं होता तो कितना होता मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर? बी एक्सटर्नल। बी एक्सटर्नल है, मटेरियल आने के बाद इतना और आ गया उसी डायरेक्शन में, तो जुड़ जाएगा। मटेरियल नहीं है तो कितना है? बी एक्सटर्नल। मटेरियल आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर डिपेंड करता है। इस वाले मीडियम में बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले मीडियम में घट गया। ठीक है, ये बताया ना, मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मिटा दूँ? अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये हो गया बी इंड्यूस और इसका रिलेशन। अब आते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां पर मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल होगा। ध्यान से देखना, इसको मैं BM भी लिख सकता हूँ। मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, कितना होगा? वो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम एक टर्म के रूप में लिखेंगे जो भी पहले लिखा था, एच वेक्टर बताया था। एच वेक्टर क्या है, एच वेक्टर, एच वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड जिस मीडियम का लिख रहे हैं उसी मीडियम का म्यू, ये होता है एच वेक्टर। एच वेक्टर डिफाइन किया गया था इसलिए कि वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस में, एयर में या वो सॉरी वैक्यूम में, तो यहां से हम देख सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हम लिख सकते हैं, या फिर एच वेक्टर अगर मैं डिफाइन करूं बाहर के लिए तो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि वैक्यूम में है ना, ऐसा लिखते हैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में, तो बी नोड लिख सकते हैं इसको। बोलो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किस में, वैक्यूम में। बाहर कोई मीडियम थोड़ी है, बाहर मीडियम नहीं है तो उसको क्या लिख दिया, बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लिख सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन वहां का मीडियम, एच वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कौन से मीडियम में, वैक्यूम वाले मीडियम में, डिवाइड बाय म्यू नॉट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी और मीडियम में होता तो वहां का म्यू आ जाता, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका वैक्यूम में तो वहां का म्यू नॉट आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनसाइड मटेरियल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या बी एम लिख दो जो भी लिखना, तो यहाँ हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर, म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अभी वही बताया फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट इंटू में आई वेक्टर, म्यू नॉट इंटू में आई वेक्टर। तो यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। देखो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, मतलब ये समझ लो पूरा चैप्टर एक तरफ और जो आज पढ़ रहे हैं ये एक तरफ है ना, ये टफ ही पढ़ता है पूरे चैप्टर में, सबसे टफ यही पोर्शन है जो पढ़ रहे हैं है ना। बहुत सारी चीजें बार बार कम से कम 10-15 बार आप रिवाइज करोगे इस चीज को तब जाके दिमाग में आएंगे। ठीक है, बार मतलब ऐसा होता है, ये तो ऐसा है एक हफ्ते रिवाइज करा, एक हफ्ते बाद फिर भूल गए, तो ये तो बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आ गया बी नेट, आ गया म्यू नॉट कॉमन एच प्लस आई वेक्टर, एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एच वेक्टर तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एच वेक्टर तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एच वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। आई वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इस वाले केस में तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन डाया मैग्नेटिक होता अगर तो आई वेक्टर इस डायरेक्शन में होता और एच वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एच वेक्टर माइनस ये होता वहां पर। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाता। नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर देखें तो बी नॉट के बराबर है जो कि है म्यू नॉट एच। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच, और क्या बोलते हैं इसका नाम, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक केस में प्लस आई है तो बढ़ जाएगा, डायमैग्नेटिक केस में माइनस आई आता तो घट जाएगा। तो ये होता है अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखो इसको पूरा लिख लें।
अब इसके बाद इसमें एक और टर्म है, बस वो डिफाइन करने के बाद ये मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हो जाएंगे। 1 2 3 ये 4 आ गया और एक और 5 टर्म आते हैं। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट काम आएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लास्ट टॉपिक इज ससेप्टिबिलिटी। क्या स्पेलिंग है इसके, चेक करता हूँ। SUSCE। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई काई बोलते हैं, CHI है ना, देखा है सिंबल CHI, ठीक है, ऐसे बनाते हैं CHI काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो किसी मटेरियल के अंदर बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग रहता है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अच्छा, वो तो मैंने बता दिया अभी, ये बताया ना, यही तो होता है। अच्छा, काई बताना, काई ये है कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा क्या मैग्नेटिक मूवमेंट्स आएंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि म्यू नॉट H वेक्टर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन से मीडियम में लग रहा है, वैक्यूम में, B नॉट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा H वेक्टर उतना ज्यादा। याद करो सोलिनॉइड में B की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट Ni। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाना है किसी मटेरियल के आसपास, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते कैसे हैं, उसके उसी तरह के एक मटेरियल ले आते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का देखो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है वो या तो हम कोई बार मैग्नेट लेके आए तो वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, या ऐसा करो सोलिनॉइड ले आओ, सोलिनॉइड के अंदर इस मटेरियल को रख दो, तो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा। तो यही बात कर रहा हूँ मैं, सोलिनॉइड है और उसके अंदर इस मटेरियल को रख दिया तो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वही तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, वो यही तो है, म्यू नॉट एन आई। और मैंने कहा एच वेक्टर, एच वेक्टर क्या था, एन आई था। अरे बताया था अभी अभी एग्जाम्पल, एच वेक्टर एन आई था। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, म्यू नॉट को तो बढ़ा नहीं सकते, करंट बढ़ाएंगे या एन बढ़ाएंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो एच वेक्टर भी तो बढ़ेगा, एन और आई बढ़ेगा। म्यू नॉट तो सेम ही रहता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं यानी एच वेक्टर बढ़ा रहे हैं, और एच वेक्टर बढ़ाएंगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स आते थे छोटे छोटे से, क्या उनकी अलाइनमेंट ज्यादा होगी, है ना। उनकी अलाइनमेंट इस बात पर तो डिपेंड करती थी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा अलाइन करेंगे, जितना ज्यादा अलाइनमेंट करेंगे उतना ज्यादा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, जितना ज्यादा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा। यानी एच वेक्टर बढ़ने पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स अलाइन करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर डायमैग्नेटिक है तो अलाइन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एच वेक्टर बढ़ने पर आई वेक्टर बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि आई वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। आई वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। जितना ज्यादा एच वेक्टर होगा उतना ज्यादा आई वेक्टर आएगा। ठीक है, एच वेक्टर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बताने वाला, कितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड है। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आई वेक्टर और एच वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में होता है? सेम डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिक है तो सेम डायरेक्शन में आएंगे, और डायमैग्नेटिक है तो अपोजिट डायरेक्शन में। पैरामैग्नेटिक है तो उसी डायरेक्शन में आता है, डायमैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन। तो आई वेक्टर डायरेक्ट पोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई। ये जो काई है ये बताएगा कि पर्टिकुलर मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आएगी उस मटेरियल की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल की कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी अगर हम एच वेक्टर को बढ़ाते हैं। तो एच वेक्टर को 10 गुना बढ़ाया तो इसके अंदर 10 गुना चेंज आया, या 1/10 टाइम्स चेंज हुआ, या 100 टाइम्स चेंज हुआ, वो कौन बताएगा, काई बताएगा। तो दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। ठीक है, अगर हमने एच वेक्टर इज चेंज्ड स्मॉल एंड आई वेक्टर इज चेंज्ड लार्ज, इसको तो छोटा सा चेंज कराया पर आई बहुत ज्यादा चेंज आ गया, यानी थोड़ा सा हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया और सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो मतलब उसका काई बहुत ज्यादा है। दिस मीन्स इज लार्ज। और अगर हम कहें कि एच वेक्टर तो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इज चेंज्ड वेरी लार्ज, बट जो आई वेक्टर चेंज हुआ वो वेरी स्मॉल हुआ, तो हम कहेंगे काई इज वेरी स्मॉल, काई इज वेरी स्मॉल। कि थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज किया, नहीं बहुत ज़्यादा चेंज किया, फिर भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, तो काई क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मटेरियल वैक्यूम है तो, मटेरियल वैक्यूम है तो ध्यान से देखना, मटेरियल है ही नहीं, वैक्यूम है, उसी को हमने मान लिया मटेरियल है, तो एच वेक्टर कितना ही चेंज करा लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही रहेगा। अरे कोई मटेरियल है तो पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, तो काई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है, काई की वैल्यू नेगेटिव रहेगी।
और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहता है, काई की वैल्यू 0 रहेगी। उस केस में काई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ठीक है, बताएंगे काई की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। बस थोड़ा सा, एक बार और बोर्ड बनेगा। कितने बजे का तेरा? सर ने 4 बजे, 4:30 बजे जो टाइम भेजा। अच्छा, ढाई बजे कर डाउनलोड संचार साथी ऐप। अच्छा, ठीक है, ये हो गया काई। बिठा दे। अच्छा, हाँ, इसमें एक और चीज, ये वाला बताओ। मटेरियल है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड एच वेक्टर, ठीक है। अरे बी वेक्टर एच वेक्टर सेम ही है। एच वेक्टर से इसके छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आई वेक्टर और एच वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अरे छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में तो आई वेक्टर होता है, तो आई वेक्टर और एच वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मतलब ये और ये सेम डायरेक्शन में, यानी काई मस्ट बी पॉजिटिव। और इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक, क्या आई वेक्टर ऐसे आता है? तो डायमैग्नेटिक केस में काई की वैल्यू नेगेटिव होगी। डायमैग्नेटिक केस में काई की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर मटेरियल है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं, तो मटेरियल नहीं है तो कोई वो नहीं होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स नहीं होंगे छोटे छोटे से, वो तो मटेरियल के मैग्नेटिक मूवमेंट होते थे, तो वो नहीं होंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आई की वैल्यू 0, एच वेक्टर तो 0 है नहीं, यानी काई 0 होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू नेगेटिव होगी, पैरामैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और फ्री स्पेस के लिए काई की वैल्यू 0 होगी। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा आई वेक्टर आता है, आई वेक्टर बहुत ज्यादा आता है, तो लिखा था हमने एच वेक्टर इज चेंज स्मॉल पर आई वेक्टर चेंज लार्ज, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है, तो वहां पर काई की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो काई की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत ज्यादा होती है, और डाया और पैरा के लिए दोनों के लिए काई की वैल्यू स्मॉल होती है। तो ये कौन से के लिए? ये वेरी स्मॉल, डाया और पैरा के लिए, और ये है फेरो के लिए, फेरो के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के वेरी स्मॉल होती है पहली बात, और दूसरी बात पैरा के लिए तो सेम डायरेक्शन में, यानी काई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और उसके लिए नेगेटिव होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर पैरामैग्नेटिक काई इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, छोटी वैल्यू होगी और पॉजिटिव होगी। फॉर डायमैग्नेटिक काई इज नेगेटिव डायमैग्नेटिक के लिए फॉर काई इज नेगेटिव और स्मॉल। नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव को समझ आया? यस सर। क्योंकि वो सेम डायरेक्शन व अपोजिट डायरेक्शन। और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये समझ लो, अगर इस टॉपिक में कहीं से क्वेश्चन आ सकता है तो यहीं से आ सकता है, काई की वैल्यू से लेके।
chi is positive and very large ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक आधा एग्जाम्पल दे दें। एक और, हाँ ये पैरामैग्नेटिक में एल्युमिनियम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी जो काई की वैल्यू होती है एल्युमिनियम की वो होती है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵। देख लो पॉजिटिव वैल्यू है और 10⁻⁻⁵, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, काई की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, क्योंकि आई और एच की सेम यूनिट होती है तो डिवाइड करके नो यूनिट। अच्छा, डायमैग्नेटिक में कॉपर की वैल्यू जो होती है वो होती है -0.96 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो यहाँ प्लस में होती है, यहाँ माइनस में होती है, और वैल्यू दोनों की देखो छोटी होती है, स्मॉल है, दोनों की वैल्यू स्मॉल है। इसकी वैल्यू अभी देखता हूँ मैं क्या होती है, एक आध की वैल्यू लिखते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर की वैल्यू निकालते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन के लिए काई की जो वैल्यू होती है लगभग इसमें जो आ रहा आंसर वो आ रहा है 10⁻³ से लेके 10⁻⁵। वेरी लार्ज 1000 से लेके 1,00,000, और यहाँ पर 0.0 इतनी कम वैल्यू है, यहाँ बहुत स्मॉल है, यहाँ बहुत लार्ज है, तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ठीक है, और उसके लिए लिख लेते हैं फॉर वैक्यूम के लिए काई की वैल्यू होती है 0, वैक्यूम के लिए काई की वैल्यू 0 बिकॉज आई वेक्टर इज 0। ठीक है, ये हमने लिखा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। अब आता है यहाँ पर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल कितना आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल आएगा कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उस मटेरियल का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितना है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो था वो एयर के वजह से था, मतलब एयर में जो एच वेक्टर म्यू नोड एच वेक्टर था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बताया था लास्ट टाइम में, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नोड आई वेक्टर, ये आ गया था म्यू नोड एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। अरे तो इतना तो लिखवाई दिया था अभी तक, मैंने कहा था फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अब यहाँ देखो म्यू नोड एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर क्या है m/v, अरे नहीं ये तो है ही आई वेक्टर, अभी लिखवाया है, अभी एच और आई के बीच में रिलेशन बताया तो क्या बताया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इंटू एच वेक्टर, तो इसकी जगह आ जाएगा काई इंटू एच वेक्टर। ठीक है, तो एच वेक्टर कॉमन 1 प्लस काई, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये।
अब आगे बढ़ने से पहले लास्ट 2 लाइन बची है, उससे बढ़ने से पहले मुझे बताओ ये कैसा है, बी एक्सटर्नल वाला म्यू नॉट एच कैसा है? देखो ऐसे था, ये था मटेरियल, और मान लो ये मटेरियल रख रखा था हमने सोलिनॉइड के अंदर। तो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड एयर के अंदर बन रहा था, जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोला था, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट एन आई, यही तो था। तो यहाँ पर जो एच वेक्टर था वो कितना होगा? बी एक्सटर्नल, और वहाँ पर जो मीडियम है यानी म्यू नॉट। तो यहाँ से एच वेक्टर कितना आ गया था, या फिर बी एक्सटर्नल कितना आ गया था? यहाँ से बी एक्सटर्नल आ गया था म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मीडियम की बात करूं, मीडियम के अंदर की, तो मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी एम, या बोल दो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, तो वो कितना होगा? म्यू एम इंटू एच वेक्टर। बोलो यस सर। क्या ये कह लूं? दो तरीके से लिख सकते हैं मटेरियल के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को। एक तो लिख सकते हैं ऐसे कि म्यू एन आई, म्यू एम इंटू एन आई। एयर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू एम इंटू एन आई, ठीक है। और एच वेक्टर क्या लिखेंगे मटेरियल के अंदर का? मटेरियल के अंदर एच वेक्टर आएगा म्यू एम, ठीक है। बी एम है क्या एक्चुअल में? मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्चुअल में नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? क्या वो यही नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर का है? क्या इसको हम लिख सकते हैं म्यू एम इंटू एच? बाहर का मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट इंटू एच, क्योंकि बाहर मटेरियल एयर था, मतलब बाहर वैक्यूम था, तो बाहर के हमने को लिखा था म्यू नॉट इंटू एच। मटेरियल के अंदर का क्या लिखेंगे? म्यू एम इंटू एच। मटेरियल के अंदर का क्या है? यही तो है मटेरियल के अंदर का, म्यू एम इंटू में एच। तो वो हो गया म्यू नॉट 1 प्लस और म्यू एम क्या है? म्यू एम हमें पता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू में एच, एच एस एस काट दो, तो म्यू नॉट 1 प्लस म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो यहाँ से तुम्हें म्यू आर मिल गया, जो कि है 1 प्लस का, ठीक है। अब बताओ जल्दी से लास्ट, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? म्यू आर की वैल्यू, वैक्यूम की वैल्यू, काई की वैल्यू कितनी है? 0। अब ये बताया, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इसलिए हम वैक्यूम में क्या लिख देते हैं? म्यू एम बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 1। तो वैक्यूम के लिए म्यू नॉट आ जाएगा, तो म्यू नॉट ही तो लिखते थे वैक्यूम के लिए हमेशा, तो वही आ जाएगा। फॉर पैरामैग्नेटिक काई की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, पर एक्चुअल में तुम्हें पता है पॉजिटिव तो है पर बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00, तो हम कह सकते हैं 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है काई की वैल्यू, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बड़ी आएगी, अरे 1 से बड़ी, 1 से बड़ी आएगी, म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। फॉर डाया नेगेटिव काई की वैल्यू 0 से छोटी, -1 से बड़ी। अभी देखो चेक करो, मैंने लिखवा रखी है वैल्यू। यस सर। 0 माइनस में 0.000, तो किससे बड़ी आती थी? -1 0 से छोटी और -1 से बड़ी। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी डाया के लिए? म्यू आर के लिए ये वैल्यू क्या है? मान लो 0.5 -0.5, तो 1 से कम आएगी और 0 से ज्यादा आएगी, क्या आएगी? 1 से कम आएगी और 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, ठीक है। समझ आइए? मैं
और फेरो के लिए लास्ट पैरों के लिए काई की वैल्यू होती थी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा 0 से बहुत ज्यादा, 1000, 2000, 5000, 10,000 काई की वैल्यू। तो म्यू आर कितना हो जाएगा? म्यू आर है 1 प्लस काई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो बस यही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है ये वाला पॉइंट, यहाँ से वैल्यू दे देते हैं, पहचानो पैरा है, फेरो है, वो है। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, और ये जो है ये वाला लास्ट। ठीक है, तो ये है सबसे लास्ट वाला, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वाला क्वेश्चन, मोस्टली पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। मैं ग्रुप में डाल दूंगा क्वेश्चंस इसके, इससे रिलेटेड।